तो 10 साल की कारगुजारी पर वोट मांग रहे हैं और किन नए मुद्दों पर आप वोट मांगने जा रहे हैं? क्या लगता है इस बार दोबारा से जनता आप पर भरोसा करेगी? जहां पहले हरियाणा के अंदर नौकरियों की बंदरबाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, विकास के नाम पे क्षेत्रवाद चलता था, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जिन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया। विदेश में जाके जिस तरह से देश के खिलाफ बयान देते हैं राहुल गांधी, जिस तरह से एक अमेरिका के एक ऐसे सांसद से मिलती हैं जो भारत विरोधी है और उसके साथ जाके बैठ के राहुल गांधी चाय पीते। कांग्रेस का कहना है या आम आदमी पार्टी जो इस वक्त हरियाणा में पूरी तरह से घूम रही है, केजरीवाल भी आ रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि बेरोजगारी इस वक्त हरियाणा में अपनी चरम सीमा पर है। हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर कांग्रेस की 10 साल की सरकार से दुगनी पक्की सरकारी नौकरी। कांग्रेस तो इसको भी आड़े हाथों ले रही है कि किसानों को मारा पीटा, वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर पानी की बौछारें, सब कुछ किया गया। ये जो कांग्रेस चिल्लाचिल्ली करते हैं ना, आप इनसे पूछिएगा कि जब आप सत्ता में थे आपने किसानों के लिए क्या किया? आज हरियाणा की 24 फसलों एमएसपी पे हरियाणा सरकार के लिए धान और गेहूं के अलावा कांग्रेस ने एक भी फसल किसान की एमएसपी पे नहीं खरीदी। और मैंने जैसे बताया कि धान और गेहूं भी केंद्र खरीदता है, प्रदेश सरकार मिडलमैन। बयान आता है, हुड्डा साहब कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी और जो 2 विधायक हैं कांग्रेस के, नीरज शर्मा, शमशेर सिंह गोगी, अब उनको फिर से टिकट दी गई है। तो उनका कहना है 50 वोटों पे जो है 1 नौकरी दी जाएगी। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? शमशेर गोगी क्या कहते हैं? शमशेर गोगी कहते हैं कि भाई सरकार आने दो, पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के बारे में सोचिए। आपने नारनौंद के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के बयान को नहीं सुना? किस तरह से बहन शैलजा को गाली बक रहा है वो आदमी। द समर न्यूज़ हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तपिन मल्होत्रा। हरियाणा विधानसभा का सियासी रन पूरी तरह से गर्मा चुका है। लगभग सभी पार्टियां जो है जीत का बड़ा दावा कर रही हैं। भाजपा की बात की जाए तो आखिर भाजपा अपनी 10 साल की कारगुजारी पर वोट मांग रही है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के भाजपा के वरिष्ठ नेता परवीन अत्रे जी हमारे साथ है। अत्रे साहब, बहुत बहुत स्वागत है द हरियाणा समर न्यूज़ में। धन्यवाद तपिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हरियाणा समर न्यूज़ के दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, जिस तरह से मैंने बात की, एक तो 10 साल की कारगुजारी पर वोट मांग रहे हैं और किन नए मुद्दों पर आप वोट मांगने जा रहे हैं? क्या लगता है इस बार दोबारा से जनता आप पर भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी तपिन जी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा का जो विकास किया है, देखिए 2014 से पहले की अगर आप व्यवस्था को देखें तो हरियाणा के अंदर भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, इस व्यवस्था पे चोट की जाती है। मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, उन्होंने 2014 में मुख्यमंत्री बनते ही इस व्यवस्था को बदलना शुरू किया। आज हरियाणा के अंदर एक पारदर्शी सरकार चल रही है। जहां पहले हरियाणा के अंदर नौकरियों की बंदरबाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, विकास के नाम पे क्षेत्रवाद चलता था, मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जिन्होंने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया, पूरे हरियाणा का समान विकास किया। आप हरियाणा के किसी क्षेत्र की बात करें, चाहे आप रोजगार की बात करें, किसानों की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप देखेंगे हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा आपको पूरी तरह से बदला नजर आएगा। नौकरियों की अगर बात करेंगे, हमारी सरकार ने 10 साल के अंदर कांग्रेस की 10 साल की सरकार से दुगनी पक्की सरकारी नौकरियां। रोजगार सृजन की बात करते हैं तो हमारे 10 साल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा के लगभग 37 लाख युवाओं को निजी उद्योगों में, सब रोजगार के अंदर रोजगार मिला। तो जो ये बड़ा बदलाव हरियाणा के अंदर आया, सरकार को गरीब के दरवाजे तक पहुंचाया। जहां पहले सरकार सत्ता के चहेतों की, सत्ता के कुछ नजदीकियों की होती थी, हमने सरकार को गरीब, वंचित, शोषित समाज के दरवाजे तक पहुंचाया। सरकार की योजनाओं का लाभ व्यक्ति को घर बैठे मिले, इस तरह का हमने माहौल तैयार किया।
तकनीक का उपयोग करते हुए सरकारी योजनाओं का लाभ घर बैठे व्यक्ति को मिले, ये काम हमारी सरकार के दौरान हुआ। जहां पहले लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। उदाहरण के तौर पे आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, बुढ़ापा पेंशन। बुढ़ापा पेंशन के लिए जो व्यक्ति 60 साल का हो जाता था, उसको बुढ़ापा पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, कागज जमा करवाओ, फला कागज लेके आओ। और उसके साथ साथ इस तरह का भ्रष्टाचार था, जो बाबू दफ्तर में बैठे होते थे वो उससे उम्मीद करते थे कि मुझे 2 महीने की पेंशन, 3 महीने की पेंशन अगर आप मुझे दोगे तो आपका काम होगा। हमने परिवार पहचान पत्र एक ऐसी योजना लेके आए कि जैसे ही व्यक्ति 60 साल का होता है, खुद ब खुद उसकी पेंशन लग जाती है। उसको ना तो किसी दफ्तर में जाने की जरूरत है, ना कोई कागज जमा करवाने की जरूरत है। घर बैठे योजनाओं का लाभ किस तरह से प्राप्त हो, ये हमने कर। लेकिन कांग्रेस का कहना है या आम आदमी पार्टी जो इस वक्त हरियाणा में पूरी तरह से घूम रही है, केजरीवाल भी आ रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि बेरोजगारी इस वक्त हरियाणा में अपनी चरम सीमा पर है। देखिए, लगातार हमारे विरोधी जो हैं एक आप यूं कहिए कि झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आप तथ्यों पे नजर डालेंगे तो आप एक चीज आपको पता लगेगी कि हमारी सरकार के दौरान जितना रोजगार सृजन हुआ, इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। 1966 से लेके आज तक हरियाणा में जो भी सरकारें रही हैं, आप उनके रिकॉर्ड को निकाल के देखिए। कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। कुल 86,000 पक्की सरकारी नौकरियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल में दी थी। और मैं उसमें उन नौकरियों को भी गिन रहा हूं जो बाद में माननीय कोर्ट ने रद्द कर दी थी। चाहे पीटीआई की बात करें, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की बात करें, मैं उनको बीच में गिन रहा हूं 86। अगर हम उनको माइनस कर देंगे तो 86 से भी कम हो जाएंगे। और हमने 1,45,000 पक्की सरकारी नौकरियां 10 साल में दी। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमने एक ऐसी औद्योगिक नीति बनाई जिससे हरियाणा प्रदेश में निवेश होना शुरू हुआ, उद्योग धंधे लगने शुरू हुए। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा प्रदेश के 37 लाख से ज्यादा युवा इन प्राइवेट उद्योग धंधों में, प्राइवेट व्यापार में, स्वरोजगार में समायोजित हुए। इतने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन इस सरकार में हुआ है। और जो ये बात करते हैं बेरोजगारी, देखिए एक प्राइवेट संस्था है CMI, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक ये संस्था है जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की संस्था है। इसके जो MD है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी जानते हैं। वो जब 2019 के अंदर कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र की एक कमेटी बनाई थी जिसमें पी चिदम्बरम हेड कर रहे थे, उस घोषणा पत्र कमेटी में सलाहकार के तौर पे काम कर रहे थे जो CMI के MD है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता की संस्था एक आंकड़ा जारी कर देती है। कभी तो वो कह देती है हरियाणा में 19% बेरोजगारी है, कभी वो कह देती है हरियाणा में तो 27% बेरोजगारी है। सितंबर 2018 के करीब उसने ये बताया था कि 2% बेरोजगारी। तो ऐसी संस्था का कैसे विश्वास करें? हम बात करेंगे नीति आयोग की, हम बात करेंगे NSO की, हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के डाटा की। यानी कि आप बिल्कुल संतुष्ट हैं जो आपने 10 साल की कारगुजारी रोजगार जो दिया है? बिल्कुल, इसी दम पे तीसरी बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा और चुनौती भी भाजपा के लिए कही जा रही है, उसे कैसे, क्योंकि कांग्रेस तो इसको भी आड़े हाथों ले रही है कि किसानों को मारा पीटा, वहां पर बैरिकेड्स के ऊपर पानी की बौछारें, सब कुछ किया गया। तपिन जी, हरियाणा वो प्रदेश है जिसने पूरे देश के अंदर किसानों को फसल खराबे का सबसे ज्यादा मुआवजा दिया। ये जो कांग्रेस चिल्लाचिल्ली करते हैं ना, आप इनसे पूछिएगा कि जब आप सत्ता में थे आपने किसानों के लिए क्या किया था? आज हरियाणा की 24 फसलों MSP पे हरियाणा सरकार खरीदती थी। नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले 14 फसलें MSP पे हरियाणा सरकार खरीदती थी। 14 फसलों में भी हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश था और 24 फसलें खरीदने वाला भी हरियाणा देश का एकमात्र प्रदेश है। 2 फसलें केंद्र सरकार खरीदती है जिसमें धान और गेहूं, प्रदेश सरकार उसमें मिडल मैन के तौर पे काम करती है। कांग्रेसियों से सवाल ये पूछने वाला है कि जब आपकी सरकार थी आप किसान की कितनी फसलें MSP पे खरीदते थे? धान और गेहूं के अलावा कांग्रेस ने एक भी फसल किसान की MSP पे नहीं खरीदी। और मैंने जैसे बताया कि धान और गेहूं भी केंद्र खरीदता है, प्रदेश सरकार मिडल मैन होती है। ना तो कभी किसान का बाजरा कांग्रेस ने खरीदा, ना किसान की सरसों कभी कांग्रेस ने खरीदी, ना किसान की सूरजमुखी को भी कांग्रेस ने खरीदी, ना किसान की मूंग कभी कांग्रेस ने खरीदी। और हमारी सरकार ने धान और गेहूं के अलावा 12 अन्य फसलों पे MSP देना शुरू किया। अब जो 24 फसलों पे हम दे रहे हैं, हरियाणा के अंदर किसान भाइयों के हित में लगभग 50 योजनाएं चलती हैं। हरियाणा प्रदेश वो पहला प्रदेश था जिसने किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा ये सुनिश्चित किया। और आपको हैरानी होगी तभी जब हमने ये निर्णय लिया कि किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, तो इस कांग्रेस ने विरोध किया था हमारा। ये कांग्रेस उस वक्त चिल्ला चिल्ली कर रही थी कि देखिए आप तो आड़ती और किसान का रिश्ता खराब कर रहे हैं, आड़ती तो किसान का ATM होता है वगैरह, कई को तर्क किए।
लेकिन हम ये कह रहे थे कि फसल किसान की, मेहनत किसान की, तो उसका पैसा भी किसान को मिलना चाहिए और डायरेक्ट खाते में जाता है। हमने ये भी सुनिश्चित कर दिया कि अगर 72 घंटे से ज्यादा समय लगता है किसान की फसल का पैसा किसान के खाते में जाने में, तो उसके ऊपर 9% ब्याज भी देंगे। ये भी हमने सुनिश्चित किया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान को उसके इम्प्लीमेंट्स की बात करें, ड्रिप इरिगेशन की बात करें, फिर ये जो विरोध कर रहे हैं, जो किसान विरोध कर रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा प्रदेश का किसान है वो हरियाणा सरकार की योजनाओं से बहुत खुश है। आप हरियाणा के अंदर जाइए, किसान से जाके खेत में बात कीजिए, वो किसान आपको बताएगा कि इस सरकार ने अपनी योजनाओं से किसान की खेती को जोखिम फ्री किया है। हमने भावांतर भरपाई नाम से एक योजना लेके आए, जिसके अंदर जो हमने अनाज है उसके साथ साथ फल और सब्जियों को उस योजना में डाला। उदाहरण के तौर पे तपेन जी, 2014 से पहले आप अक्सर सुनते थे कि किसान ने अपना टमाटर सड़क पे फेंक दिया क्योंकि उसको मंडी में भाव नहीं मिला, किसान को अपना आलू फेंकना पड़ गया क्योंकि मंडी में भाव नहीं मिला। ये किससे अक्सर सुनते थे? ये मतलब ये अब बिल्कुल भी नहीं हो रहा हरियाणा में। एक उदाहरण बता दीजिए, एक उदाहरण बता दीजिए। क्योंकि सरकार ने टमाटर की बात करें, आलू की बात करें, गोभी की बात करें, मटर की बात करें, गाजर की बात करें, जितनी सब्जियां और फल, उनको भावांतर भरपाई योजना में डाल। मतलब अगर किसान को मंडी में एमएसपी से कम भाव मिलता है तो जो अंतर है वो सरकार देगी और हरियाणा सरकार किसान के खाते में पैसा डालती है। केवल किसान को करना ये होता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक किसान सरकार का पोर्टल है, किसान को वहां पे रजिस्ट्रेशन करना होता है कि मैंने अपने कितने एकड़ में क्या बोया, वो उसको वहां जानकारी देनी होती है। उसके बाद जैसे वो जाके अपनी फसल बेचेगा, जे फॉर्म वो लाके अपलोड करेगा। देखिए, आपने एमएसपी, एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने आलू की एमएसपी 6 रुपए गई, मुझे तो मार्केट में 4 रुपए मिले हैं, ये मेरा बिल है या मेरा जे फॉर्म, तो जो 2 रुपए का अंतर है वो सरकार उसके खाते में ट्रांसफर कर देगी। आप मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव भी रहे हैं, मुख्यमंत्री से बात भी होती होगी, साथ भी जाते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि लोगों के रूरल एरिया से क्या लोगों का प्यार मिल रहा है, जनता का, किसानों का प्यार मिल रहा है, क्योंकि वो गांव-गांव भी जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं साथ जाता हूं और मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से प्यार मिलता है, जो लोग उनको सम्मान देते हैं, जिस तरह से उनको सर आंखों पर बिठाते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ बैठ के ये बात कह रहा हूँ कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, नायब सैनी जी को जो काम करने का अवसर मिला, अगर हम लोकसभा के आचार संहिता के समय को निकाल दें, क्योंकि आपको पता है आचार संहिता के अंदर आप कोई नई योजना लागू नहीं कर सकते, और विधानसभा की आचार संहिता के समय को निकाल दें, तो मात्र 56 दिन मिले नायब सैनी जी को काम करने। और उन 56 दिनों में जो काम किए गए हैं, महिलाओं को 500 रुपए का गैस सिलेंडर, तुरंत योजना को लागू कर दिया। मतलब 1 अगस्त से योजना लागू कर दी। कांग्रेस की तरह घोषणा नहीं की, उसको लागू भी किया। पहला जो बेनिफिट या यूं कहिए जो सब्सिडी थी, 15 अगस्त को खाते में ट्रांसफर कर दी थी सरकार। किसान भाइयों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देगी सरकार, क्योंकि अब की बार एवरेज से कम बारिश हुई है, तो वो तुरंत सरकार ने किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर किया। तो नायब जी ने जितनी इस तरह से योजनाएं बनाई, अब जैसे जो हमारे कौशल रोजगार के निगम के जरिए बच्चे नौकरी लगे हुए थे, कच्चे जो कर्मचारी थे, उनके भविष्य को सुरक्षित किया एक ऑर्डिनेंस लाके। लगभग 1,20,000 हमारे कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ, वो योजना तुरंत लागू कर दी। तो नायब जी ने जिस तरह से 56 दिनों में लगभग 120 ऐसे निर्णय लिए जनता के हित में, उसका जो रिजल्ट है, आप जमीन पे जाइए आपको नजर आएगा। लोग किस तरह से सड़कों पे बिठाते हैं, लोग किस तरह से इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, वो आपको नजर आएगा। इसीलिए से हम ये कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस इस पर भी चुटकी ले रही कि 40 से ज्यादा संभावित प्रत्याशी थे, वो जो है वो नाराज हो गए हैं, तो यही अपने आप में भाजपा को ले बैठेगा। देखिए, आज की स्थिति को देखिए। अब आज जो देखिए, ऐसा होता है कि टिकट तो एक है, आपको एक आदमी को टिकट देना, कोई एक चुनाव लड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, तो हमें फर्स्ट अमंग द बेस्ट चुना था। हमने जो कैंडिडेट्स को टिकट दिया, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता बेस्ट थे, लेकिन उनमें से जो फर्स्ट है वो उस पार्टी ने चुन के उसको टिकट दे दिया। स्वाभाविक है, कुछ कार्यकर्ताओं को गुस्सा भी आता है, लेकिन पार्टी हमारा परिवार है, इसलिए उन सबके पास हम गए, उनसे बात की, उनका गुस्सा शांत किया। आज सब मिलके अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ ठीक है बिल्कुल भाजपा ठीक में, है, बिल्कुल कोई नाराजगी कुछ नहीं। जी। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए, भाजपा ये भी कहती है कि कांग्रेस जो है
जिस तरह से पहले 5 साल उनके थे, 10 साल आपके 5 साल पहले के, उससे लोगों की नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि लोग अभी भी उनको नहीं चाहते सत्ता में। तो इसी तरह से एक बयान आता है, हुड्डा साहब कहते हैं कि 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी, और जो 2 विधायक हैं कांग्रेस के, नीरज शर्मा, शमशेर सिंह गोगी, अब उनको फिर से टिकट दी गई है। तो उनका कहना है 50 वोटों पर जो है 1 नौकरी दी जाएगी। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? तपिन जी, ऐसा है कि ये 2 विधायक है, एक तो नीरज शर्मा है जो फरीदाबाद एनआईटी से सिटिंग एमएलए भी हैं और अभी भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और दूसरे हैं शमशेर सिंह गोगी जो असंध से सिटिंग विधायक है और अब उम्मीदवार है। अब दोनों के बयान को सुनोगे तो जनता सुनते ये समझ जाएगी कि कांग्रेस का असली चरित्र ये है, जो हम लगातार जनता को बता भी रहे हैं और जनता जानती भी है। नीरज शर्मा ये कहते हैं कि साहब हमें मेरिट वेरिट समझ नहीं आती, हमें तो 50 अगर वोट कोई दिलवाएगा उसको 1 नौकरी देंगे, क्योंकि हमें कोटा मिलेगा नौकरियों में, जो हुड्डा साहब ने 2 लाख का वायदा किया। अब दूसरी तरफ से शमशेर गोगी क्या कहते हैं? शमशेर गोगी कहते हैं कि भाई सरकार आने दो, पहले तो हम अपना घर भरेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे, उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं के बारे में सोचेंगे। मतलब जो व्यक्ति खुल्लम खुल्ला, जिस पार्टी का उम्मीदवार खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहा है कि हम नौकरियों की बंदरबाट करेंगे, हम नौकरियों में पर्ची खर्ची चलाएंगे क्योंकि हमें मेरिट समझ नहीं आती, उससे हरियाणा की जनता कांग्रेस के असली चरित्र को देख रही है। और मैं तो जनता से अपील करूंगा, मैं उस गरीब शोषित वंचित समाज से अपील करूंगा जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में योग्यता अनुसार जिनके बच्चों को नौकरी दी। देखिए, हमने पर्ची खर्ची को बिल्कुल खत्म कर दिया, नौकरियों की बंदर बांटनी होगी ये सुनिश्चित कर दिया, जो बच्चा काबिल है अपनी योग्यता से वो नौकरी प्राप्त करेगा ये हमने सुनिश्चित किया। लेकिन ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं कि अगर दोबारा हमें मौका मिल गया हम फिर वही भ्रष्टाचार करेंगे, हम फिर वही नौकरियों की बंदरबाट करेंगे। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार में सत्ता के चहेतों को, विधायकों के रिश्तेदारों को, मंत्रियों के रिश्तेदारों को नौकरियां देते थे, हम दोबारा ऐसा ही करेंगे अगर हमारा दाव लग गया, ये नीरज शर्मा कह रहे हैं। और शमशेर गोगी तो एक कदम और आगे बढ़ गए, वो कहते हैं कि भाई एक बार मौका दे दो, लूट के खा जाएंगे, पहले हम अपना घर भरेंगे फिर अपने रिश्तेदारों का भरेंगे। अब सोच के देखिए कि जिस पार्टी के नेता सरेआम अपनी इस इच्छा का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हरियाणा की जनता उन्हें मौका देगी? हरियाणा की जनता सब देख रही है, इन लोगों को इनकी असली औकात एक बार फिर बताएगी जनता। बिल्कुल, जैसे हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, भाजपा की अपनी स्ट्रैटेजी, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी। तो किस तरह से देखते हैं कि ये रहता है कि भाजपा का एक ये भी कहा जाता है कि वो आंतरिक कलह देखती है कि दूसरी पार्टी में आंतरिक कलह कितना है। जिस तरह से कांग्रेस में एक बड़ी बात होती है, वो कहते हैं हमारा लोकतंत्र अधिकार दिया हुआ है हमने अपने सभी जो नेतागण है उनको। तो किस तरह से देख रहे हैं, एक तरफ कुमारी शैलजा, सुरजेवाल और हुड्डा तीनों अपनी परिवर्तन रैली या अलग अलग नाम के साथ चला रहे हैं, तो किस तरह देखते हैं उनको? देखिए, कांग्रेस के नेताओं की आपस में सिर्फ फुटोवल है, कांग्रेस के नेता एक मंच पे इकट्ठा नहीं हो सकते, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, ये सब तो हम जानते हैं, मुख्यमंत्री बनने की दौड़। लेकिन अब तो बात एक कदम आगे चली गई तपिन जी। आपने नारनौंद के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के बयान को नहीं सुना, किस तरह से बहन शैलजा को गाली बक रहा है वो आदमी। बड़े शर्म की बात है, एक महिला, एक दलित परिवार की गरीब महिला जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, जिसने कांग्रेस के लिए अपने जीवन के इतने वर्ष लगाए, और किस तरह से हुड्डा साहब की पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। ये हालात कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के मन में दलितों के लिए ना कोई इज्जत है ना कोई सम्मान है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम दलितों को बहुत इज्जत देते हैं। आपको देख लीजिए, उदाहरण के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, जिन्होंने देश को संविधान देके दलित भाइयों को उनका हक दिया, कांग्रेस ने 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को षड्यंत्र रच के चुनाव हरवाया। 2 बार डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने इतना परेशान कर दिया कि उनको मंत्रिमंडल तक छोड़ना पड़ गया था। और आज स्थिति ये है कि कुमारी शैलजा जो हरियाणा की कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री हैं, उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग हो रहा है। ये तो कांग्रेस की नजर में दलितों का सम्मान है, ये कांग्रेस दलितों के लिए कर रही है। आरक्षण के मामले में पंडित नेहरू प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों को 1954 में एक पत्र लिख के स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ थी। पंडित नेहरू ने पत्र में लिखा कि मैं आरक्षण के हक में नहीं हूं,
उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि आरक्षण से नौकरियां दी गई तो सरकार की कार्यकुशलता इफेक्ट होगी। मुख्यमंत्री साहब ने तो उन्होंने कहा भी कि ये हमारी बहन है, ये चाहे जब मर्जी भाजपा में आ सकती है, कुमारी शैलजा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा बड़ी सम्मानित नेता भी हैं, कुमारी शैलजा हमारी बहन है, और जिस तरह से कांग्रेसी उनका अपमान कर रहे हैं हम तो उनको बल्कि कहेंगे भी ऐसी पार्टी में उनको रहना नहीं चाहिए। जो लोग उनके बारे में इस तरह के विचार रखते हैं, उनके समाज के बारे में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। निर्णय तो कुमारी शैलजा को करना है, बहन शैलजा को निर्णय करना है, लेकिन हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो सर कास्टिज्म पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है वोटिंग जो है, तो किस तरह से बीजेपी इसको किस तरह से टैकल कर रही है कि किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमने जैसे मैंने पहले बताया कि हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देके उस पर काम करना शुरू किया, पूरे हरियाणा का समान विकास करना शुरू किया। लेकिन कांग्रेसी चाहते हैं कि लोगों को जात के खांचों में बांट दें। कांग्रेस आज तक यही करती रही है, बांट करो राज करो, कांग्रेस झूठ बोलो राज करो, ये कांग्रेस का फंडारा है। कांग्रेस ने लोगों को जात पात के खांचों में बांट के उनकी वोट लेना, इस तरह की राजनीति लगातार कांग्रेस करती रही है। लेकिन आज हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, कांग्रेस के इन मंसूबों को बहुत अच्छी तरह समझती है और ये बात भी बहुत बेहतर जानती है। जिस तरह से कांग्रेस ने दलितों का अपमान किया, इसी तरह से कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के खिलाफ रही है। जिस वक्त पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का विषय आया, काका केलकर के नाम से एक कमीशन बना जिसको हेड कर रहे थे काका केलकर। उस कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने लागू नहीं होने दी। उसके बाद मंडल कमीशन बनता है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनती है, मोरारजी जब प्रधानमंत्री बनते हैं, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस उसको भी लागू नहीं करती। जब वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट कर रही होती है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की जब बात आती है, राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उसके विरोध में लोकसभा के अंदर 1.5 घंटा बोलते हैं। मतलब पिछड़ा वर्ग के इतनी विरोधी है कांग्रेस कि नहीं चाहती थी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, लगातार विरोध करती। यानी कांग्रेस को हरियाणा में आप टक्कर में बिल्कुल भी नहीं देख रही? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दूसरे नंबर पे तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है, जैसे जैसे कांग्रेस का असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है, जैसे मैंने नीरज शर्मा के बयान का जिक्र किया, शमशेर गोगी जी के बयान का जिक्र किया, उससे लोगों को पता लग गया कि ये लोग तो इस ताक में बैठे हैं कि इनका दाव लग गया तो ये लूट मचाएंगे, इनका दाव लग गया तो ये फिर बंदरबाट करेंगे नौकरियों की, इनका दाव लग गया तो ये फिर भ्रष्टाचार करेंगे। जनता के सामने सच्चाई आ गई। बहन शैलजा के बारे में जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता ने अपशब्दों का प्रयोग किया, जनता के सामने कांग्रेस की सच्चाई आ गई। तो जैसे जैसे जनता के सामने कांग्रेस का असली चेहरा आ रहा है, आप मान के चलिए कि जनता कांग्रेस को उसकी असली जगह बताएगी। सर, कांग्रेस के बारे में तो बताया, आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को किस तरह देख रही है, क्योंकि वो भी अपनी धुआंधार जो रैलियां लगातार हरियाणा में कर रही है। नहीं, कभी जी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी भले रैली करे, कुछ भी करे, आप एक चीज देखिएगा, आम आदमी पार्टी हरियाणा में 2014 से लेकर लगातार चुनाव लड़ रही है। लेकिन कोई भी चुनाव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त ना हो। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा की एक सीट पे चुनाव लड़ा था कांग्रेस के साथ अलायंस के अंदर, वहां जमानत बचती है, इस बात को आपको मानना है। लेकिन हरियाणा के अंदर आम आदमी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सच्चाई तो हरियाणा की जनता बहुत पहले समझ गई थी। एक चीज मैं और बता देता हूँ, हरियाणा के लोग राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक लोग हैं। हरियाणा के लोग झूठ को 100 कोस से पहचान लेते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे हैं, क्या लगता है पंजाब वाले लोग नहीं समझ पाते? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब के लोग जो है फ्लो में बह गए कि ऐसे लोगों को मौका दे दिया। आप देखिए पंजाब के हालात क्या कर रखे हैं इन्होंने। लेकिन वहां पर वो स्पेस तो सारी जो है वो कांग्रेस की लेके गई। तो यहाँ पर क्या लगता है फिर भी, अगर आप, लेकिन आम आदमी पार्टी तो बड़ा दावा कर रही है कि हरियाणा में बहुत सीटें लेके जाएंगे, लेकिन ये स्पेस किसकी लेके जाएगी? भाजपा की स्पेस लेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है 10 साल की, आपको क्या वो भी एक बड़ी चुनौती होती है। तो कांग्रेस है, किसकी स्पेस लेके जा रही है ये? देखिए, ऐसा है कि जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, आपको ये जान के हैरानी होगी, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है, आप 2014 के विधानसभा चुनाव देखिए, 33% के करीब मत मिला था हमें। फिर 2019 का विधानसभा चुनाव देखिए, हमारा मत प्रतिशत बढ़ के 36.5% हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, हमारी प्रो इनकम्बेंसी है। और आप इस बात को देखेंगे, चाहे आप गुजरात की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, भारतीय जनता पार्टी रिपीट की है एब्सोल्युटली, ये वो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देश हित में, जनहित में होती है। हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं, हम कांग्रेस की तरह लूट मचाने के लिए सत्ता नहीं प्राप्त करते। हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम है, और इसीलिए जनता हमें बार बार मौका देती है, इसीलिए जनता हमें तीसरी बार हरियाणा में मौका देने जा रही है। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है,
आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। हालांकि ये बात भी सही है कि जहां जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो उन्होंने कांग्रेस का ही शेयर कांग्रेस का खाया, स्पेस जो है वो क्योंकि गया। कांग्रेस का स्पेस उन्होंने कवर किया है। कारण ये है कि कांग्रेस जनता के बीच में पूरी तरह से उसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो चुकी है। कांग्रेस ने जिस तरह से इस देश का और इस प्रदेश की अगर बात करें, जिस तरह की कार्यशैली कांग्रेस की रही, जिस तरह से भ्रष्टाचार कांग्रेस के कार्यकाल में होता है। हरियाणा का आपको उदाहरण बताता हूँ, जब हुड्डा साहब की सरकार थी, उद्योग धंधे पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। मारुति ने एक एक्सटेंशन यूनिट लगाना था, वो हरियाणा से बाहर चला गया था। होंडा के अंदर आगजनी हुई, ये हम सब जानते हैं किस तरह से उद्योगों को पलायन करने पे मजबूर होना पड़ा। तो ये परिस्थितियां बनती हैं कांग्रेस सरकार। और जब उद्योग धंधे पलायन करेंगे, नया उद्योग नहीं आएगा तो स्वाभाविक है रोजगार भी सृजन भी नहीं होगा। तो कांग्रेस सरकार के हालात जो इस तरह के काम हुए, उसका नतीजा ये होता है कि जनता जो है वो कांग्रेस से पूरी तरह से उब चुकी थी। अब तो जनता के सामने पूरी सच्चाई आ गई। राहुल गांधी, अभी आपने ताजा उदाहरण देखा, विदेश में जाके जिस तरह से देश के खिलाफ बयान देते हैं राहुल गांधी, जिस तरह से एक अमेरिका के एक ऐसे सांसद से मिलते हैं जो भारत विरोधी है और उसके साथ जाके बैठ के राहुल गांधी चाय पीते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस गठबंधन करती है, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने घोषणा पत्र में ये वायदा करती है कि अगर हमें सत्ता मिल गई तो हम धारा 370 को दोबारा से लागू कर देंगे। मतलब कांग्रेस उस विचार का समर्थन कर रही है, उस वायदे का समर्थन कर रही है जो वायदा देश के विरुद्ध है। तो बिल्कुल उन्होंने ये भी एक बात कही थी यूएसए में राहुल गांधी ने कि जो सिख हैं जो वो पग पहनने से डरते हैं, कड़ा पहनने से डरते हैं, यहाँ तक कि गुरुद्वारा साहब में जाने से डरते हैं। हरियाणा में किस तरह से आप देखते हो इस बयान को? इस बात को आप हरियाणा के हमारे सिख भाइयों से पूछो किस तरह से। देखिए, हरियाणा में कोई विषय ही नहीं है ये, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि हमारे अंदर वैचारिक मतभेद पैदा कर दे, जिस तरह से कांग्रेस की सोच रही है। पंजाब के अंदर जब टेररिज्म का समय आया, वो कौन लेके आया था? किन लोगों की साजिश का नतीजा था? एक आईबी के हेड थे, मैं उनका नाम मेरे ख्याल से शायद ठीक बोल रहा हूँ, जीपीएस सिद्धू। जनाब सिद्धू साहब ने एक किताब लिखी है। उन्होंने उस किताब में बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस सरकार की साजिशों का, उनकी योजनाओं का नतीजा था जो पंजाब के अंदर इस तरह से आतंकवाद का दौर आया। ये उन्होंने अपनी किताब में उसका वर्णन किया। जो भी भाई उस किताब को पढ़ेगा तो उनको पता लगेगा कि किस तरह से इंदिरा गांधी, संजय गांधी, इन लोगों ने इस तरह के हालात पंजाब के अंदर पैदा किए। तो जो राजनीतिक दल अपने ही देश के अंदर इस तरह के हालात बना दे, लोगों को आपस में बांटना शुरू कर दे, लोगों को जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाना शुरू कर दे, ऐसे राजनीतिक दल की सच्चाई बहुत ज्यादा देर छुपती नहीं है। तो कांग्रेस की ये सच्चाई जो है जनता के सामने आई हुई है। राहुल गांधी अगर अमेरिका में जाके राष्ट्र विरोधी बात करेंगे, राष्ट्र के विरुद्ध बयान देने वाले सांसद के साथ जाके चाय पियेंगे, हमारे सिख भाइयों के बारे में अगर वो इस तरह की बात करेंगे, तो इस बात का जवाब तो हमारे सिख भाई दे देंगे चुनाव में। आप देखिएगा कांग्रेस को इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आखिरी मेरा ये रहेगा कि अनेलो और बसपा का गठजोड़ होता है, इसको कैसे देखती है? देखिए, वैसे भी चुनाव के अंदर बहुत से राजनीतिक दल आपस में गठजोड़ करते हैं, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी गठजोड़ की बात करें, इसी तरह से जेजेपी ने चंद्रशेखर रावण की एक पार्टी है उसके साथ गठजोड़ किया हुआ है, कांग्रेस ने सीपीआईएम के साथ गठजोड़ किया हुआ है, क्योंकि भिवानी की सीट कांग्रेस ने सीपीआईएम को दे दी है। तो चुनाव में इस तरह के गठजोड़ होते हैं और हर राजनीतिक दल जो है अपनी स्थिति के अनुसार इस तरह की गठजोड़ करता है, ये कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जनता किसको स्वीकार करती है। जैसा मैंने बताया कि हमने 10 साल जिस तरह से एक ट्रांसपेरेंट सरकार हरियाणा में दी, जिस तरह से जनहित के अंदर लगातार बड़े बड़े काम हुए, हरियाणा में किसान की खेती को जोखिम फ्री करने के लिए जो सरकार ने काम किए, युवाओं को जो बड़े पैमाने पे रोजगार और नौकरियां हमने सरकार में रहते हुए दी, जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर नए उद्योग धंधे लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो काम हरियाणा प्रदेश में हुआ। तपिन जी, आज हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसका कोई जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से टच ना करता। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे जिले हैं जहाँ एक जिले को 5-5 नेशनल हाईवे टच करते हैं। आप जींद में जाके देखिए, सोनीपत में जाके देखिए। अब हुआ क्या कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से किसान की जमीनों के भाव आसमान को छूने शुरू हुए, किसान समृद्ध होना शुरू हुआ, किसान की फसल वो समय रहते मंडी तक पहुंचाए, इसके लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसकी मदद की। आज अगर शाहबाद का किसान
आलू लगा रहा है और उसको दिल्ली लेके जाना पड़ता है तो मात्र 2.5 घंटे में वो दिल्ली पहुंचता है। अगर आज नारनौल के किसान के पास कोई ऐसी क्रॉप है जिसका उसे चंडीगढ़ की मंडी में भाव अगर अच्छा मिल रहा है तो मात्र 3.5 घंटे लगते हैं उसको चंडीगढ़ पहुंचने में। मतलब जिस हरियाणा प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए जहां पहले 7-8 घंटे लगते थे, आज एक कोने से दूसरे कोने में आप 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। जैसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बात करें, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। आज हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल है, 7 मेडिकल कॉलेज इन पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। कांग्रेस के सरकार के समय मात्र 6 थे, हमने 9 बना दिए इन 10 साल में। और कांग्रेस 1966 से लेके 2014 तक किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मात्र 6 बने थे। हमने जो महिला कॉलेज हैं 2014 के बाद उनकी संख्या दुगनी कर दी, मतलब 1966 से लेके 2014 तक 31 के करीब बनते हैं और हम उसको 2024 तक 62 से ज्यादा कर देते हैं। ये काम हुआ है हरियाणा में। तो मतलब कि भाजपा इस वक्त पूरी कॉन्फिडेंट है कि तीसरी बार भी लोगों का पूर्ण समर्थन मिलने जा रहा है। 100% भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की जनता की जो सेवा की है, हरियाणा की जनता के हितों में जो निर्णय लिए हैं, जो हमने काम किए हैं, उसकी परिणति होगी हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पूर्व मीडिया सचिव और हरियाणा भाजपा के वरिष्ठ नेता परवीन अत्रे जी, जिन्होंने बड़ा दावा किया और बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन फैसला तो हरियाणा की जनता करेगी। धन्यवाद।